आज दर्शन हाशिए पर नहीं है। दर्शन के विषय में तरह तरह के लोगों के बीच में परिचर्चाएं होती है। दर्शन पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या निरंतर कम होते जा रहा है। यह एक चिंता का विषय है और क्योंकि हम लोग दर्शन के विद्यार्थी हैं तो यह स्वाभाविक चिंता होना है। तो अब यह सोचना है कि क्या इसमें नई शिक्षा नीति में दर्शन शास्त्र का या जो मूल्यों की शिक्षा देने वाले विषय हैं उनकी क्या स्थिति हो सकती है। यदि पूरे संपूर्ण शिक्षा नीति को मैंने पढ़ने का प्रयास किया तो बहुत कुछ ऐसी बात है जिसमें लगता है कि आने वाले इस शिक्षा नीति में दर्शन का भविष्य अच्छा होगा यदि पाठ्यक्रमों में सही ढंग से उसको रखा जाएगा। अगर इस शिक्षा पद्धति को देखा जाए तो कुछ विशेषताओं की चर्चा हम करना चाहेंगे। जैसे इसकी पहली विशेषता है विषयों के चयन में लचीलापन है, मतलब स्ट्रीम सिस्टम को समाप्त किया गया है यहाँ। दूसरी बात है कि मल्टीपल एंट्री और विकल्प का भी प्रावधान दिया गया है। भारतीय संस्कृति, दर्शन एवं मातृभाषा तथा कौशल विकास पर आधारित रोजगारोन्मुख शिक्षा का प्रावधान है। अनुसंधान एवं नवाचार की गुणवत्ता हेतु नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की बात की गई है। विद्यार्थियों के व्यवहारिक मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा शिक्षा इसका उद्देश्य है। साथ ही शिक्षा पर जीडीपी का कुल 6% खर्च का प्रावधान किया गया है। यह सारी इसकी विशिष्टता है। लेकिन इन विशिष्टताओं के बावजूद यदि हम देखें कि आखिर यह जो स्टेज बताया गया जिसकी चर्चा अभी पूर्व में हमारे अध्यक्ष महोदय भी कर रहे थे कि 5+3+3+4 का प्रावधान है। प्लस है कि पहला जो 5 है उसको कहा जाता है फाउंडेशन स्टेज। तो फाउंडेशन स्टेज में एनसीईआरटी के द्वारा पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। लेकिन प्रश्न उठता है कि उसकी जो फाउंडेशन स्टेज है उसमें क्या पढ़ाया जाएगा। तो वहां पर स्पष्ट किया गया है कि मातृभाषा, स्थानीय भाषा, राष्ट्रभाषा और खेलकूद की प्राथमिकता वहां दी जाएगी। यह सत्य है कि मातृभाषा को माध्यम बनाने की बात वहां की गई है। क्षेत्रीय भाषा पर जोर दिया गया है। पूर्व में हमारे कई ऐसे विचारक हुए भारत में जिन्होंने मातृभाषा और संस्कृति पर शिक्षा के लिए आवश्यक बतलाया है। इसमें मैं महात्मा गांधी का नाम ले सकता हूँ, टैगोर हैं, विनोबा भावे हैं। गांधी ने तो कहा था आधार संस्कृति तथा माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। इस शिक्षा नीति में हम देखते हैं कि संस्कृति पर भी जोर दिया गया है और मातृभाषा को माध्यम बनाने की बात की गई है। जितने भी विकसित देश हैं, यदि आप देख लें विभिन्न देशों को, जैसे रूस, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चीन, ऐसे विकसित देश हैं जहां आज भी मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है। तो अगर यदि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बनाया जाता है तो इससे हमको लगता है कि आने वाले दिनों में इसका लाभ मिलेगा। और जिस समय रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि 1913 में उसको पुरस्कार दिया गया था, बांग्ला भाषा में लिखा गया था, उसको नेशनल अवार्ड मिला। तो कहीं न कहीं मातृभाषा को बढ़ावा देने की बात इस शिक्षा नीति में की गई है। लेकिन 5 ईयर के बाद जो 3 साल की पढ़ाई की बात की गई, तो प्रारंभिक चरण कहा गया है। उसमें मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं कि उसका उद्देश्य है बच्चों को कला, विज्ञान, गणित, मानविकी, समाज विज्ञान आदि विषयों से परिचित करवाना। अब मानविकी की बात तो हो गई और यह जो है कक्षा 3, 4 और 5 के लिए। आज भी ऐसी बात नहीं है कि मोरल साइंस की पढ़ाई नहीं हो रही। दुखद पहलू यही है कि मोरल के साथ साइंस जोड़ा गया है, मोरल के साथ फिलॉसफी जोड़ा नहीं गया है। आज जरूरत यही है कि योग और नीति दर्शन को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए।
दर्शन शब्द उसके साथ जोड़ने की जरूरत है, पाठ्यक्रम बने और फिर वही साइंस रहे, मोरल साइंस, तो फिलॉसफी की कहीं ना कहीं स्थिति फिर पुनः वही हास्य वाली स्थिति बन जाएगी। इसलिए कहीं ना कहीं यदि उससे 3, 4 एंड 5th क्लास के लिए जो प्रावधान किया गया है मानवीय में, जिसमें मूल्यात्मक गुण उसको विकसित किया जाए बच्चों में, इसके लिए आवश्यक है कि योग और नीति दर्शन की शिक्षा वहां दिया जाए। लेकिन जब मध्य चरण जो आएगा उसमें 6, 7 और 8 की पढ़ाई बच्चों को दिया जाएगा। उसका उद्देश्य है स्किल डेवलपमेंट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, रिसर्च के अलावा क्रिएटिव थिंकिंग को विकसित करना है। हम जानते हैं कि दर्शन शास्त्र का एक मूल आयाम है क्रिएटिव थिंकिंग, तो कहीं ना कहीं दर्शन के इस स्वरूप को इसमें पाठ्यक्रम में शामिल करने की जरूरत है। और बाद में जो अगला चरण जो है, जिसको 4 साल का होता है सेकेंडरी स्टेज, 9, 10, 11 और 12, उसमें छात्रों में किसी भी विषय के प्रति गहरी समझ विकसित करना है और वहां पर एक स्ट्रीम सिस्टम समाप्त हो जाएगा। जैसे आर्ट, साइंस और कॉमर्स जो अलग अलग स्ट्रीम थे, तो आर्ट्स का बच्चा साइंस में जा सकता है, साइंस का बच्चा कॉमर्स पढ़ सकता है, तो स्ट्रीम सिस्टम जो पहले था उसकी समाप्ति की गई है। यह एक बहुत ही शुभ संकेत है, लेकिन खासकर मानवीय विषय वाले लोगों के लिए चिंता का विषय यही बनता है, यदि हमारे मानवीय विषयों का कहीं न कहीं रोजगार से उसको नहीं जोड़ा गया, तो पुनः बच्चा वही विषय लेंगे जिस विषय में रोजगार का अवसर अधिक होगा। वैसी स्थिति में दर्शन को कहीं न कहीं इस रूप में अपने आप को स्थापित करना होगा, तभी आने वाले दिनों में दर्शन का भविष्य उज्जवल हो सकता है। ग्रेजुएशन के बाद का जो कोर्स है 3 या 4 वर्ष का, एक खासियत है कि जनरली पार्ट 1 बच्चा करने के बाद, पीजी पार्ट 1 करने के बाद या ग्रेजुएशन में पार्ट 1 करने के बाद छोड़ देता था। लेकिन अगर 1 वर्ष का कोर्स कर लिया तो सर्टिफिकेट की डिग्री मिलेगी, 2 वर्ष कर लिए तो डिप्लोमा, 3 वर्ष कर लिए तो डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा, 4था वर्ष रिसर्च सर्टिफिकेट मिलेगा। और नई शिक्षा नीति में एमफिल को समाप्त किया गया है। तो स्पष्ट है कि कहीं न कहीं जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है जो बनाया गया है, वह यह ध्यान में रखा गया है कि उसको आत्मनिर्भर भी बनाना है और साथ साथ व्यक्तित्व का निर्माण भी करना है। तो इसीलिए आत्मनिर्भरता पर काफी जोर दिया गया है कि यह शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से व्यक्ति आत्मनिर्भर हो सकता है। अभी हाल के कोरोना काल में यह देखा गया कि जब पूरे भारतवर्ष में कोरोना तेजी से फैल रहा था महामारी, तो वैसी स्थिति में लोगों के पास न तो किट है, न तो कोई मास्क था, और तेजी से इसका निर्माण होना शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार की यह सोच है कि भारत पुनः एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में अपने आप को स्थापित करे, और इसी उद्देश्य को लेकर शिक्षा में कहीं ना कहीं प्रारंभिक समय से ही इस टाइप के बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की शिक्षा दी जाए, ताकि वह अपने आप को कहीं ना कहीं स्थापित कर सके। इसलिए महात्मा गांधी ने जो बुनियादी शिक्षा की बात की थी, वह कहीं ना कहीं नहीं था कि विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के हस्तकलाओं का प्रशिक्षण देते हुए उससे शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो सके। और मैं समझता हूं कि वर्तमान शिक्षा पद्धति कहीं न कहीं इस ओर अपने आप को स्थापित करना चाह रही है, लेकिन यदि इसका कार्यान्वयन में कहीं भी त्रुटि हुई तो फिर वही हश्र होगा जो अभी तक हम लोग झेल रहे हैं। क्योंकि अभी हम लोग इस शिक्षा पद्धति के तहत बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो हम अकेले के द्वारा स्थापित शिक्षा पद्धति, और कहीं न कहीं इसने मूल्यों को हाशिए पर लाकर छोड़ दिया है। इसलिए अगर सब नेक और सुसंस्कृत समाज की स्थापना करना है तो कहीं न कहीं मूल्यात्मक शिक्षा का हिस्सा बनाना होगा, तभी एक मूल्य परक शिक्षा की बात हो सकती है। मूल्य परक शिक्षा का मतलब है तथ्यात्मक शिक्षा भी दीजिए, लेकिन मूल्यात्मक पक्ष की अवहेलना नहीं हो। इसीलिए शिक्षा का सर्वांगीण स्वरूप स्थापित तभी किया जाएगा जब शिक्षा का तथ्यात्मक और मूल्यात्मक दोनों आयामों को इसमें समाहित किया जाए। इसलिए मैं एक बार पुनः सुधांशु जी को बधाई देता हूँ। इतना लंबा सीरीज चलाने के लिए 10 दिनों का लगातार सीरीज है, और इसमें सभी जो भारत वर्ष के स्थापित विद्वान हैं और विभिन्न स्ट्रीम के लोग हैं,
सबको आप साथ जोड़ रहे हैं, सबको साथ लाकर एक परिचर्चा का आयोजन कर रहे हैं। इसके लिए निश्चित रूप से सुधांशु जी बधाई के पात्र हैं।